अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। मुल्क में महंगाई इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और अगर जो रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें हैं उनकी बात की जाए तो वो यकीनन बेतहाशा उनमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे एक आम आदमी बहुत परेशान है। हुकूमत बड़ी हद तक हमें इस सारे मामले में बेबस नज़र आती है कि महंगाई पर किस तरह से काबू पाए, और ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टाइगर फोर्स की ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि वो चेक एंड बैलेंस रखें कि कहीं ज़्यादा कीमतें तो नहीं हैं या कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये टाइगर फोर्स के ज़रिए, जिसकी कोई हैसियत खुद एक सवालिया निशान है, वो ये काम किस तरह से कराना चाह रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन बज़ाहिर अगर कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत बेबस है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया को कंट्रोल करे, आम आदमी को रिलीफ दे सके, तो बिल्कुल मामला सही है और हुकूमत से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम महंगाई, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर बात करें और फिर वो कौन से माफियाज़ हैं जो सरगर्म हैं, कहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। बहुत सारे क्रैकडाउन की बात खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या वजह है कि उनकी हेल्पलेसनेस इस हद तक बढ़ गई है कि तमाम तर अज़्म होने के बावजूद वो इस महंगाई पर किसी तरीके से भी काबू नहीं पा सक रहे और जो माफियाज़ हैं वो अपना काम दिखाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इंसाफ वकला फोरम की तकरीब में शिरकत करने पर एक नोटिस जारी किया गया और उनसे सवाल किया गया कि वो तो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो किस तरह से खास ग्रुप की हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर में इस इंसाफ लॉयर्स फोरम में शरीक हुए थे। उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की थी, फिर उनकी बीमारियों का तस्करा भी किया था, फिर ये भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब भारत के एजेंडे पर चल रहे हैं और साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से चूँकि मुल्क की ISI को तमाम तरह इनके मामलात पता हैं, तो नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये है कि वो ISI को भी और अफवाज को भी पंजाब पुलिस की तरह बना दे। ये कुछ बातें थी जो उन्होंने वहाँ पर कही थी, लेकिन जो इस वक्त जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सवाल है वो बड़ा वैलिड है कि आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप किस तरह से एक ख़ास ग्रुप की हिमायत कर रहे हैं और इस पर इख्तियारात के इस्तेमाल की बात है। तो ये एक जवाब तलब किया गया है। सो फाइनली इमरान खान साहब विल फेस द म्यूज़िक नाउ। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें और इसके साथ साथ जो तीसरी अहम चीज़ है वो इस वक्त जो अपोजिशन के हवाले से आज जो इजलास हुआ और फिर उसमें एक जो डिसीजन आया, पहले ख़बरें ये आ रही थी कि शायद हुकूमत रास्ता रोकेगी अपोजिशन का और इनको उस तरह से जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन आज ये बात सामने आई कि हुकूमत ने ये कहा है कि जो पुरअमन एहतजाज है या जलसा है उसकी पूरी तौर पर इजाज़त दी जाएगी, इंतशार बहरहाल नहीं फैलाने दिया जाएगा। तो ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है, एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन अब देखना यह है कि जो आगाज़ अब अपोजिशन करने जा रही है उसमें कितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स अवाम की तरफ से उनको मिलता है, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि अवाम दिलचस्पी नहीं रखते इनके कहने पर बाहर निकलने के लिए, लेकिन अपोजिशन कन्विंस्ड है कि अवाम शदीद तंग है इस मौजूदा हुकूमत से और बहुत बड़ी तादाद में वो अपोजिशन की इस तहरीक में उनका साथ देंगे। तो ये वक्त बताएगा कि किस हद तक ये मुमकिन है, लेकिन जो इस वक्त हिकमत अमली अपोजिशन की मैं चाहूँगा उस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया राना मुबशिर साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, और अलीना शरीफ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार। राना मुबशिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं इस वक्त महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और तमाम तर कोशिशें क्रैकडाउन करेंगे, माफियाज़ को नहीं छोड़ेंगे, तमाम तर बड़े बड़े बयानात इमरान खान साहब के हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत बड़ा ऐलान जो होता है वो टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। मुझे पहले तो टाइगर फोर्स की क्या हैसियत है कि वो कुछ चेक एंड बैलेंस रखेंगे, या कोई चीज़ वो अपना इंडिविजुअली अपना वॉलंटरली तो काम कर सकते हैं, बट कहीं पर अगर कोई बेकायदगी है तो उसको किस तरह से वो चेक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, या एक आम आदमी उनसे सवाल कर सकता है कि आप किस हैसियत में कोई चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये क्या आइडिया है इमरान खान साहब का जिसके थ्रू वो टाइगर फोर्स के थ्रू चेक एंड बैलेंस रखवाना चाह रहे हैं? एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है जी कि यहाँ पे महंगाई है और महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई शक नहीं है, इस पर तो हम बहस कर ही नहीं सकते, और इस चीज़ पर और इस पॉइंट पर हम हुकूमत को तो डिफेंड कर ही नहीं सकते और किसी भी एंगल से डिफेंड नहीं कर सकते। जो मर्जी रीज़न बना ले आप, चाहे कान इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, लेकिन आप हुकूमत को नहीं डिफेंड कर सकते या हुकूमत के साथ नहीं चल सकते इस मसले पे कि महंगाई नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, टाइगर फोर्स का आपने जिक्र किया। टाइगर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, जो उनके जहन में है, जो हुकूमत के जहन में है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जहन में है, वो ये है कि कई जगह ऐसी हैं, कई इदारे ऐसे हैं जहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, कीमतों पे नजर नहीं रखी जा रही और इंटेंशनली यहाँ पे कोई प्रोबेबली साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ कि इंटेंशनली यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। सो उस पर नजर रखने के लिए टाइगर फोर्स को वहाँ पे जनाब इंगेज किया गया है। सो ये कॉन्सेप्ट है उनका कि जहाँ पर भी, जिस भी जगह पे, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस शहर में, जिस गली कोने में
अगर कोई प्रॉब्लम है और वहां पे इदारा जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सक रहा चीजों को, तो टाइगर फोर्स वहां पे उसकी निशानदेही करेगी, नंबर 1। नंबर 2 जी, आपने ये एक बात जिक्र किया यहाँ पे कि जनाब इसको हैंडल नहीं किया जा सक रहा। बिल्कुल नहीं हैंडल किया जा सक रहा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है कि इसको नहीं हैंडल किया जा सक रहा। क्यों नहीं हैंडल किया जा सकता? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीजन मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर लेता हूं, और उसका इम्पैक्ट जो है, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है वो पड़ते हैं अवाम पे। लास्ट जो लेग थी, जो आखिरी साल था नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत का, आप उसका रिकॉर्ड अगर चेक करें तो अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट्स पर कर्जे लिए गए। कुछ कर्जे जो थे जो वापस करने थी उनकी इकसार, उसको अगले साल के लिए डेफर किया गया, यानी कि पहला साल जो था पीटीआई की हुकूमत का वहां पे डेफर किया गया, उस साल के लिए डेफर किया गया। तीसरा, आपको याद हो अगर, तो यहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स जो है 2 मरतबा दिए गए। जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनको डेवलपमेंट फंड्स दोबारा दिए गए ना। वो क्यों दिए गए ये सारी चीजें? इसलिए दिए गए कि जनाब उन्हें पता था कि अगला साल जो है या अगली हुकूमत जो है उनकी नहीं है, यानी कि मुस्लिम लीग नून की नहीं है। सो वो अगला साल जो पहला साल है, कम से कम पहले साल में तो ऐसी हालत हो जाए, जो भी हुकूमत आए, चाहे पीटीआई की आए, चाहे पीपल्स पार्टी की आए, या कोई भी हुकूमत आए, उसको पता ही ना चले कि उसके साथ हुआ क्या। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद पीटीआई फॉर द फर्स्ट ईयर थी। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, राणा साहब, अब 2 साल के बाद भी काफी टाइम नहीं हो गया कि अब ये चीजें कंट्रोल करने की तरफ जाएं? इट्स बीन सम टाइम। मैं उसी पे जिक्र कर रहा हूं, अगर मुझे आप कंप्लीट करने दें, मैं आपको बता देता हूं कि पहला साल जो था उसको मैनेज करना चले मुश्किल था, लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत कहती रही कि हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, वो प्रिपरेशन हमें नजर नहीं आई। दिस इज द पॉइंट। अब बताइए आप। जी, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इफ्तिखार शाह साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, आप कैसे देखते हैं इस वक्त सर, जो तो इकोनॉमी है और उसके साथ जुड़े हुए मामलात हैं, माजी के कर्जे हैं, तो बड़ी टेक्निकल बातें हो जाती हैं, लेकिन जो तमाम तर ये रूटीन के मामलात हैं, आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, उनकी कीमतों में इजाफा होना, वो भी आप 2 साल में वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, काबू नहीं पा रहे, इसके पीछे क्या वजूहत है सर? देखिए, मेरा ख्याल में हर बार हर मामले पे माजी की हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, मेरा ख्याल में इससे आपको कोई बेहतर सेफ एग्जिट नहीं मिल पाएगा। यकीनी तौर पे अब पीटीआई की गवर्नमेंट तीसरे साल में है, और अगर हम ये कहें कि माजी की हुकूमतों ने गलत फैसले किए और उसकी बुनियाद पे सारे मसाइल हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ये जो डे टू डे कमोडिटीज़ हैं, अरसलान आप भी जानते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बुनियादी किरदार होता है कि प्राइस के अंदर एक स्टेबिलिटी रखे, और जहाँ जहाँ भी कहीं कोई इसको वायलेट कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई भी करे और पनिश भी करे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम है, मेरा ख्याल में अगर वो बेहतर अंदाज में करे तो यहाँ कम से कम चीज़ें गड़बड़ नहीं हो सकती। जब आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल पे इन लोगों को रख दिया है, तो अब ये उनके लिए आइज एंड एयर का काम करेंगे। तो गोया के वो कहते हैं ना, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा मांगे है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर नहीं रही। बुनियादी तौर पे उनको चाहिए था कि ये जो प्राइस है इसको कंट्रोल करते, इसको उस सतह पे रखते कि जहाँ पे होना चाहिए, और जो मसनूई महंगाई का मामला है इसको कहीं ठीक करते। रादर अब आपने टाइगर फोर्स भी उनके हवाले कर दी है, तो टाइगर फोर्स भी अगर कहीं पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगी तो उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है, जो माशाल्लाह से पहले सही काम नहीं कर रही। अगर सही काम कर रही होती तो हरगिज़ ऐसा ना होता। आप किसी और शहर को छोड़े, इस्लामाबाद की एग्जाम्पल ले लें, आपको सब्जी किसी एक सेक्टर में किसी और कीमत में मिल रही है, सब्जी मंडी में किसी और कीमत में मिल रही है, और किसी बड़े सेक्टर में उसकी कीमत कहीं और है। तो मैं समझता हूं कि जिन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है वहां पे करें। और आपने बिल्कुल ठीक नुक्ता उठाया है कि जब उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है उस टाइगर फोर्स की, अगर वो शहर में घूमेंगे भी सही, जाके चीजों को देखेंगे भी सही, लेकिन अगर उनके अंदर उसको एड्रेस करने की उनको इख्तियार नहीं दिया गया, तो फिर एक बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज है जिसका फायदा हरगिज नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजों के अंदर ये जरूर है कि जो आपने डॉलर को 100 से उठा के 150, 160, 70 पे लेके गए हैं, तो जो इंपोर्ट आइटम्स हैं यकीनी तौर पे महंगे होंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहें कि ये माजी की हुकूमतों की वजह से हुआ है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। राइटली सेड शराजी साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा लीना साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। एक्सपोर्ट करने की आपने इजाजत दी और आप मुल्क के अंदर बहरान पैदा हो चुका है,
आटा गंदम आपने बेहतर अंदाज में स्टोर नहीं किया, बिल्कुल सही शराज हो साहब, गया तो यकीनी तौर पे पॉइंट टेकन शराज साहब। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अलीना, कैसे देखती हैं आप इस वक्त ये मैनेजमेंट फेलियर है? जिस तरह से शराज साहब ने बताया कि आप दूर की तो बात ही नहीं करें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बड़े शहरों की बात कर लें, इनसे मामलात चल नहीं पा रहे, या कुछ माफियाज ऐसे सरगर्म हैं जिनके इंटरेस्ट या जिनके जो कह लें कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और जानबूझ के ऐसी चीजें कर रहे हैं कि इस मौजूदा हुकूमत को फ्लॉप किया जाए? अरसलान, मेरा ख्याल से राना मुबशर साहब ने और इफ्तिखार शिराजी साहब ने बड़ी दुरुस्त कही, और मैं भी सेकंड करती हूँ इस बात को। मैनेजमेंट फेलियर की जहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, मैनेजमेंट फेलियर की वो एडमिशन, वो एक्सेप्टेंस इमरान खान साहब ने अपने उस ट्वीट में भी किया था, जो वो हफ्ते के रोज से करते आ रहे हैं कि पीर को जो है उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करनी है, वो एक्शन लेने की तरफ जा रहे हैं, वो रीजंस फाइंड आउट करने की तरफ जाएंगे कि आया कि महंगाई क्यों हो रही है, महंगाई में इजाफा क्यों हो रहा है, प्राइसेस जो फूड कमोडिटीज की प्राइसेस है वो क्यों बढ़ रही हैं। अव्वल तो एक्शन लेने की जब वो बात करते हैं और वो साथ साथ ये कहते हैं कि आया कि इसकी वजूहात स्मगलिंग है या होर्डिंग है या फिर सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम है। आप अगर एक्चुअल वजह ही आपको नहीं पता और आप उसको एडमिट कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, आपको वजह नहीं पता, लेकिन तो आप मेजर्स जो है वो किन बेसिस पे लेने के लिए जा रहे हैं। आपकी ये भी आपने एक एडमिट किया है कि डिस्ट्रिक्ट मशीनरी की, जहां पर आप भी जिक्र कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मशीनरी जो है आप उनसे काम नहीं ले सक रहे हैं या वो परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आप टाइगर फोर्स की तरफ जा रहे हैं। आप टाइगर फोर्स जो है उनको सौंपा जा रहा है कि ये एडिशनल टास्क। इमरान खान साहब मेरे ख्याल से अरसलान हमेशा ये मिसाल देते हैं कि उनको जमहूरियत का बाकियों की निस्बत जो है उनको जमहूरियत के बारे में जो है वो ज्यादा समझ रखते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहे हैं। तो इंग्लैंड में वहां पे प्राइसेस किस तरह से स्टेबल रखी जाती है, वहां पे प्राइसेस कैसे कंट्रोल की जाती हैं, सप्लाई चेन उनका बड़ा क्लियर कट है। इंग्लैंड में जो है प्राइसेस को भी, क्वालिटी को भी कंट्रोल रखा जाता है। वहां पे जो डिमांड सप्लाई है वो ड्राइव करता है प्राइसेस को। पाकिस्तान में इसकी निस्बत जो है, आपके पास डेली डेटा आता है अरसलान, आपके पास मंथली रिपोर्ट्स आती है। इस वक्त पाकिस्तान की जो एशियन इकोनॉमीज से भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की हाईएस्ट फूड इन्फ्लेशन है 14.7% पे, इंडिया भी 9% पे है, बांग्लादेश भी 6.1% पे है। तमाम के आप उस पूरे एशियन इकोनॉमीज में देखिए पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। वर्ल्ड बैंक आपका कह रहा है कि जी पाकिस्तान में गुर्बत भी जो है, ऑल्दो के नंबर्स कोट नहीं किए जाते हैं, लेकिन इंडिया की 33% बोली है गुर्बत और पाकिस्तान का बोला इट्स प्रीटी मच द सेम, मतलब इंडिया जैसा हमारा हाल है। तो इमरान खान साहब जो है वो अब चाह रहे हैं कि जी टाइगर फोर्स जो है वो जाके प्राइसेस को चेक रखे। कानूनी भी डेफिनेटली इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके पास ऑपोजिशन के पास तो सबसे बड़ा जवाब आ जाता है कि क्या हैसियत से आप जो है इस टाइगर फोर्स को भेजेंगे प्राइसेस कंट्रोल पर एक चेक रखने के लिए। और दूसरा ये कि जहां पर आपकी जो डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो तमाम निजाम जो है यानी कि वो बिल्कुल एक क्लियर कट आपको जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक और चीज अरसलान, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो एनर्जी प्राइसेस से आ रहा है। आपने अभी हफ्ते पहले बिजली की कीमतों में इजाफा देखा है। बिजली की कीमतें जब आप बढ़ाते हैं, एनर्जी प्राइसेस जब आपके मुल्क में रेज होती हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, हर चीज की कीमतें बढ़ी जाती हैं। आपके जो है वो एक आम आदमी जो है जिसकी एक जो डेली वेजर है, एक जो आपने एक सेट किया हुआ है, जो सैलरी भी जो सेट की हुई है 15,000 पे, 15,000 में एक इंसान जो है, अभी वो दालों की कीमतें देखें 200-250 से कम की कीमतें नहीं है किसी चीज की। सब्जी आप 3 सब्जी उठाए 500 रुपए आपका खर्च हो जाता है। तो ऐसे हालात में इमरान खान साहब को अभी भी 6 महीने से जहां पर आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा दिए जा रहा है, मैं अभी लाइक आई सेड कि डेली बेसिस पे आपके पास रिसीव हो रहा होता है, मंथली रिपोर्ट्स आ रही होती है। अभी भी आप ये दरियाफ्त करने के लिए बैठे हुए हैं कि आया कि ये स्मगलिंग की वजह से हो रहा है, होर्डिंग की वजह से हो रहा है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। आपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने क्यों नहीं किए? आपने जो देयर टू मेनी क्वेश्चंस, जो बहुत सारे सवालात हैं यकीनन, और उनके बहुत सारी चीज़ों में हमें जवाबात उस तरह से नहीं मिलते। ये एक फैक्ट है, इस वक्त महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और हुकूमती वज़रा, ख़ास तौर पर वो वज़ीर शेख रशीद साहब का मैं नाम ले लेता हूँ, जो कि माजी की कई हुकूमतों में रह चुके हैं और कई मरतबा वज़ीर रह चुके हैं। वो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए प्रेडिक्ट कर देते हैं और अब उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी है कि महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया गया तो फिर मुश्किलात यकीनन इस हुकूमत के लिए बढ़ जाएंगी। जब आप बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, आप गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, उसके बावजूद इनकी मुकम्मल फराहमी आम आवाम तक मुमकिन नहीं है और फिर अब 2 वक्त की रोटी खाना भी अगर एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा तो फिर इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनकी ईमानदारी या उनके मुखलिस होने की जितनी भी बातें की जाएँ वो अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन अगर एक आम आदमी को इन चीज़ों में रिलीफ नहीं मिलेगा
तो फिर यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर इस वक्त जो एक इमरान खान साहब के लिए मुश्किल बनी है, ये कितनी बड़ी मुश्किल है, ये कितनी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है, मैं इस पर चाहूँगा हम बात करें। तीनों मेहमानों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। राना मुबशिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वसाइल के गलत इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नोटिस किया है कि आप अब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अब आप तहरीक इंसाफ के सिर्फ चेयरमैन नहीं हैं कि आप इंसाफ लॉयर्स फोरम में की तकरीब में शिरकत करने जाएँ और किसी एक ग्रुप की आप हिमायत करें, भले वो आप ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं या आप जिस तरह से भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, ये कोई बड़ी मुश्किल बन सकती है इमरान खान साहब के लिए, या ये एक रियलाइजेशन इमरान खान साहब को भी होगी कि बतौर वज़ीर आज़म मुल्क में सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया मौजूद है और वो भी कुछ चीज़ें, कायदे कानून उनके ताबे हैं और उनको फॉलो करने के पाबंद हैं? मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उस पर हुकूमत पे नज़र रखे हुए है, और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए और हुकूमत को भी फॉलो करनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस, इसमें तो दो राय है ही नहीं। और बिल्कुल उसको अगर ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उनको आइंदा आने वाले दिनों के लिए उसको जनाब टेक केयर करनी चाहिए। हुकूमत को, इमरान खान साहब को भी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, इसमें तो आप उस पर बहस कर ही नहीं सकते कि जनाब क्या वो उन्होंने गलत किया है या सही किया। उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है, हुकूमत को फॉलो करना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये नई चीज़ किसी हद तक है भी और नहीं भी है, लेकिन देन अगेन अगर वो करे, उसको फॉलो करे तो बहुत अच्छा है और आइंदा आने वाले दिनों में इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें देखनी चाहिए कि यहाँ पे पूरा जो है ना फैब्रिक चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल फैब्रिक चेंज हो रहा है इन द डेज टू कम। और उसमें आप देखें अगर, तो आप टीवी पे भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एसओपी होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, हम मेरे ख्याल में 15-20 साल से तो कर रहे हैं कि जनाब जो क्रिमिनल्स होते हैं या कन्विक्टेड होते हैं जो लोग, उनको टीवी पे या अखबार में उनको नहीं लाया जाता, लेकिन यहाँ पे उसमें भी एज दिया जा रहा है और वो भी हम देख रहे हैं। दैट्स अ न्यू थिंग। और इसको किस तरीके से लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए, इस पे बहस कर लें आप। लेकिन अगर कोई लोग कन्विक्टेड हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, अगर कोई कन्विक्टेड है और उनको एज मिल रहा है, तो दिस इज अ न्यू थिंग। इसको राना साहब, डोंट यू फाइंड इट बिट स्ट्रेंज, जहां पर दुनिया पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सवाल उठाती जा रही है इस हुकूमत के होते हुए, वहां पर जिस तरह से आपने कहा विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, कन्विक्टेड लोगों को, उनकी तकरीर को ऑन एयर होने दिया जा रहा है, ये कौन करने दे रहा है, कैसे करने दे रहा है? जब यहाँ पर सहाफ़त पे सवाल हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सवाल हैं, तो फिर ये तकरीर कैसे ऑन एयर जा रही है? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, उसकी गार में बहुत चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो कर ली जाती हैं। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो डोमेन है उसको डिफाइन नहीं किया गया। उसको अगर हम डिफाइन कर लेना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं और उसको जनाब ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज बना लेते हैं हम लोग। सो दैट्स मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप उसमें जो चीज़ें SOPs जो शुरू के लिखे गए हैं, शुरू के मौजूद है, जब से हम लोगों ने सहाफत शुरू की है, बल्कि उससे भी कई अर्सा पहले से मौजूद है, उनको फॉलो करना पड़ता है। आप देखें, आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए। इंडिया के अंदर कोई भी टीवी चैनल मुझे बता दें आप, आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर किसी टीवी चैनल ने ये शो किया हो कि उनकी रॉ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं। मुझे कोई ऐसा टीवी चैनल दिखा दे आप अमेरिका में, जब उन्होंने कहा था कि नो बॉडी बैग्स विल बी शोन, तो उसके बाद कितने बॉडी बैग्स दिखाए गए, मैं वो देखना चाहूंगा जी। उसके अलावा आपके पास और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज में भी है और नेबरिंग कंट्रीज में भी है। वहां पे जो हुकूमत है, अगर अमेरिका में देखा जाए तो कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर वहां पे जो चीजें चल रही होती हैं, पीछे से जो इनपुट मिल रही होती है, वो CIA से भी मिल रही होती है, वो पेंटागन से भी मिल रही होती है, और उस पर अमल दरामद भी किया जाता है। सो यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे हम बैशिंग करते हैं, यहाँ पे मीडिया बैशिंग करता है, अपनी फौज की करता है, बिल्कुल करे,
मैं तो कहता हूँ जरूर करें आप फौज की बैशिंग, लेकिन पक्के पैरों पे करें। अगर पक्के पैरों पे नहीं करेंगे तो वो इस्लाह नहीं होगी फौज की, वो जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट अगर आपने करनी है उनकी बैशिंग फौज की, तो बिल्कुल सही। यू विल बी बिकमिंग अ टूल इन द हैंड्स ऑफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स। अगर वो आप राना साहब पॉइंट टेकन सर, बिल्कुल सही पॉइंट आ गया। मैं शराज साहब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये तो जो एक बात है सुप्रीम कोर्ट पे तो जो नोटिस किया उस पर तो अपनी राय ज़रूर फरमा दीजिए, लेकिन एक चीज़ जो मैं बड़ा क्रिटिकली इसको देख रहा था, आपकी अपनी राय होगी इस पर यकीनन, कि आप इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इंसाफ लॉयर फोरम में शिरकत करते हैं, बात नवाज शरीफ साहब की करते हैं, और ज़रूर करें, एतराज़ नहीं है, वो उनको कह रहे हैं कि इंडियन एजेंडे पे चल रहे हैं, ये भी कह दें, उनकी अपनी राय है। लेकिन जब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की ISI और फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, अब आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ये अब नवाज शरीफ साहब की पंजाब पुलिस नहीं है, पंजाब सूबा आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर, ये आपकी पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस के मोराल को आप कहाँ छोड़ रहे हैं जब आप इस तरह की बात करें? गो कि हम नहीं कहते कि उनकी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी है, उन पर बहुत सवालिया निशान है, लेकिन आपका एक इदारा है जिसको आपने बेहतर बनाना था, लेकिन आप इस तरह का कंपैरिजन दे रहे हैं और पंजाब पुलिस वाले भी इसको सुन रहे हैं, उनका मोराल कहाँ जाता है सर? नहीं, बिल्कुल आप ये ठीक फरमा रहे हैं। पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट एहतराम के साथ अदालत ने सारे मामले का नोटिस लिया, और अगर वो इंसाफ लॉयर फोरम में गए भी हैं और उनके अखराजात के बारे में जिक्र हो रही है, और फिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उसको उनको किसी ग्रुप की इस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में इससे कहीं बड़े मसाइल इस आला अदलिया की तवज्जो के तालिब हैं। इस मुल्क के अंदर लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक राइट्स उनके लिए उनको उनकी ज़मानत दी गई रियासत की जानिब से, वो नहीं मिल रहे। लोगों को तालीम नहीं मिल रही, लोगों को इलाज की सहूलतें नहीं मिल रही, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एरियाज़ हैं जिनके अंदर हमारी अदालतों को चाहिए कि रियासत के ज़िम्मेदारों को बुलाएं और उनसे पूछें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इस तरह के अगर फंक्शंस में वो चले भी गए हैं और अगर वो इसके ऊपर अकाउंटेबल ठहराए भी जाते हैं, तो इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? आम आदमी को तो उस वक्त फ़ायदा होगा कि जब आईन पाकिस्तान के अंदर दिए उनको जो बुनियादी हकूक़ है उनको दिलवाने के लिए हमारी आला-तरीन अदलिया कोई सीरियस एफर्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया के लिए भी बड़ी एहतराम के साथ मेरी तो गुजारिश ये होगी कि जो इश्यूज़ हाईलाइट करने वाले हैं और जिनको रिजॉल्व करना है उस तरफ तवज्जो ज़्यादा दें, इनको छोड़ें। उनको इस फोरम में जाना है, किसी और फोरम में जाने दें। और इतनी एग्जाम्पलरी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुई कि आप कहने को रियासत मदीना कहा जाता है कि हम शायद उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम किसी और तरफ चल पड़े हैं। रह के मामला ये कि वो अपोजिशन को अब टेक ऑन उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तहरीक चलने को है, करीब आ रहे दिन, तो जाहिर सी बात है अब प्राइम मिनिस्टर उनकी जमात की जानिब से इन सारे मामले पर गुफ्तगू करना तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो दानिशमंदी का इजहार कर रहे हैं कि जब वो मुल्क के कितने बड़े इदारे को कि जो बहरहाल अनडिस्प्यूटेड है, जिसके बारे में बात करना वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें मना करता है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान के अंदर दो इदारे हैं, एक आला अदलिया के बारे में और दूसरा फौज के बारे में, गोया कि पब्लिकली आप बात नहीं कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का हो या कोई आम आदमी हो। तो जब हमें आईन पाकिस्तान इन बातों से रोकता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो मुल्क की सबसे बड़ी जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं, उस शख्स की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू पब्लिकली होना, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आप बिल्कुल सही पॉइंट स्कोरिंग बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। बेहतर यह है कि आप उनको दीगर इश्यूज के ऊपर जरूर कन्फ्रंट करें। उनकी कैंपेन कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, यकीनन। लेकिन इस बात को बार बार नहीं एड्रेस किया जाना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया शराज साहब। मैं अलीना का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ ब्रेक पे जाने से पहले। अलीना, आप कैसे देखती हैं इस पेशरफ्त को, और ये आप समझती हैं कि मुश्किल कुछ बनेगी या ये सिर्फ एक जवाब हो जाएगा और माफ़ी तलाफी हो जाएगी उसके बाद? जी अलीना। राइट अरसलान, मुझे एक तो ये बड़ा एक पॉजिटिव मूव डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा, बड़ा खुशाइन है। मेरे ख्याल से जो जितना इदारों को तनकीद का निशाना गुज़िश्ता सालों में बनाया गया है, जितना उनकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज करने की कोशिश की गई है, इवन सियासतदानों की जानिब से अवाम की में जो एक वो एनिमोसिटी नज़र आई, और जो एक कैंपेन्स हमें नज़र आती थी, इवन सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलती हुई, जिसमें इदारों को टारगेट किया जाता था, इदारों की ऑटोनॉमी को, इदारों की इंडिपेंडेंस को हमेशा उस पर तनकीद की जाती, हमेशा उस पर फिंगर रेज की जाती थी।
वो चीज़ हमें इस दौरे हुकूमत में एटलीस्ट उस तरह से नहीं नजर आ रही है। ये सेहरा जरूर PTI के उसमें जाएगा और एड्स अ फेदर टू द कैप डेफिनेटली, जहां पर कुछ प्लसेस हम ये भी देख रहे थे कि इन्हीं की दौरे हुकूमत में वीट क्राइसिस हो, शुगर क्राइसिस हो, IPPs के हवाले से रिपोर्ट्स हो, वो इंक्वायरीज कंडक्ट भी हुई और उनमें से चंद रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाने के लिए अहकामात भी वजीर आजम की जानिब से जारी किया गया, अवाम को पब्लिक करने के लिए, अवाम में पब्लिक करने के लिए उन रिपोर्ट्स को, चाहे उसमें वजीर आजम के करीब तरीन साथियों का शुमार क्यों ना हो, लेकिन वो अवाम के सामने वो चीजें आई हैं। बड़ा खुशाइन कुछ चीजें नजर आ रही है, इदारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और इस तरह की जो बैशिंग का जो राणा साहब भी जिक्र कर रहे थे नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारे इंस्टीट्यूशंस का जो है वो एहतराम बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज ये कि वजीर आजम वो पूरे बिल्कुल ठीक कहा कि वजीर आजम वो पूरे मुल्क के हैं। वजीर आजम जो ये वजारत उज़्मा का जो मनसब है इसका बड़ा एहतराम है। जब वजीर आजम इमरान खान साहब ये कहें कि जी NRO नहीं दूंगा, मेरा बस चले जो सबको जो है जेल में डाल दूं, जब वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं एक वजीर आजम की हैसियत से अगर वो ये कहें कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है, जिसकी वजह से बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर्स भी जो है वो मोहतात हो जाए कि पाकिस्तान में आया कि सरमायाकारी की जाए कि नहीं की जाए, तो ये वजीर आजम होने की हैसियत से उनको काफी चीजें मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए। मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक आई ओपनर भी डेफिनेटली होगा कि आगे वो मोहतात होके जरा चलेंगे और फिर वो क्या गुफ्तगू करते हैं उस पर भी वो जरूर फोकस करने की कोशिश करेंगे। वी कैन ओनली होप फॉर दैट लीना, लेट्स होप कि वो ये ऐसा हो। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो इस वक्त अपोजिशन सरगर्म है और फिर आज जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इजाज़त देंगे उनको जलसे करने की। अब तक ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि शायद इजाज़त ना दी जाए, कुछ रुकावट डाली जाए, लेकिन अब ये एक खबर सामने आई है और क्या डिलीवर कर पाएगी अपोजिशन, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस पर ब्रेक के बाद बात करूँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। राना मुबशिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त एक तरफ तो बेशक हुकूमत एक बयानिया, एक मौक़िफ़ ये दे कि ये अपनी लूट मार बचाना चाहते हैं, ये जेलों से बचना चाहते हैं, इसलिए ये सड़कों पर आ रहे हैं। ये कोई कह दे कि नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ के चाहते हैं यहाँ लोग बाहर सड़कों पर निकल कर डंडे खाएँ। ये तो एक बयानिया है जो मुसलसल ये दे रहे हैं। एक बयानिया अपोजिशन का अपना भी है। एंड अबव ऑल जो हमने पहले इन द बिगनिंग बात की कि इस वक्त महंगाई और एक आम आदमी की हालत ज़ार एक बड़ा मसला है। क्या जिस तरह से एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि कोई बड़ा मसला नहीं है इन तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का इकट्ठे होना या एहतजाजी तहरीक चलाना या जलसे करना, ये वाकई ऐसे है? या जिस तरह से अब पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज बुलाया गया, हिकमत अमली बनाई गई, तो यकीनन कहीं ना कहीं को खौफ या प्रेशर हुकूमत महसूस कर रही है। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए जी, प्रेशर तो होता है, किसी भी हुकूमत में होगा, कोई भी हुकूमत होगी उस पर प्रेशर तो होता है अगर ऑपोजिशन मिलके बैठ जाए तो। जहां तक महंगाई का जिक्र है, आपने इसका जिक्र छेड़ा, मैंने पहले भी जिक्र किया इस पे, मैं इस पे कह चुका हूं कि इस पे जनाब बहस की नहीं जा सकती, क्योंकि ये महंगाई है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई नहीं है बिल्कुल है और बहुत ज्यादा है। सो इसको तो डिफेंड ही नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। अब मसला रह गया कि ऑपोजिशन जो है इकट्ठी रहेगी कि नहीं रहेगी। आई पर्सनली थिंक कि हो सकता है अर्ली स्टेजेस पे ये लोग इकट्ठे रहें, ऑपोजिशन वाली सारी जमातें मिलकर रहें किसी ना किसी चक्कर में, लेकिन इन द टाइम्स टू कम मेरा नहीं ख्याल ये इकट्ठे रह सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज है बहुत ज्यादा। इशू ये खड़ा हो जाएगा कल को कि जनाब अगर एक पार्टी को पता चलेगा ना कि दूसरी पार्टी जो है वो उसको कुछ ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है, तो वहां पे इश्यूज खड़े हो जाएंगे और वो इश्यूज इतने सीरियस होंगे कि वहां पे दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। और अभी भी मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हर पार्टी के अंदर मौलाना साहब तो चले ठीक है, मौलाना साहब का तो एक इशू है, बड़ा पुराना इशू है और वो इमरान खान साहब के साथ है, वो तो है और वो रहेगा। मौलाना साहब पहले भी आए, एक जलसा उन्होंने किया, एक पड़ाव यहाँ पे डाला, जलसा तो नहीं पड़ाव डाला उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर। यकीन माने मैं आपके शो में कह रहा हूं कि उस पड़ाव में जितने भी ऑपोजिशन के लोग जाते रहे और जाके कंटेनर के ऊपर खड़े होके उन्होंने जो तकारीर की, वहां पे मेजॉरिटी जो ऑपोजिशन के लोग थे वो किसी ना किसी से पूछ के जाते थे,
पूछ के जाते थे कि जी हम कंटेनर पर जाके तकरीर कर रहे हैं मौलाना साहब की, वहां पे जाके कितनी देर बैठे, कितनी देर हाजिरी लगाए, जहां पे ये हालत हो, इसीलिए मौलाना साहब को वापस जाना पड़ गया। अब खैर स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज की हुई है, लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल, मेरा जाती ख्याल ये है कि इन द डेज टू कम यहाँ पे इश्यूज खड़े हो सकते हैं, और बड़े सीरियस इश्यूज खड़े होंगे। अगर पीपल्स पार्टी को पता चलेगा ना कि क्रेडिट सारे नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, तो उनको इश्यूज खड़े हो जाएंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब को पता चलेगा कि सारा क्रेडिट जनाब जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ, तो वहां पे इश्यूज खड़े हो जाएंगे। और मौलाना साहब को जो इन्होंने दिए यहाँ पे जनाब, उनको कहा है कि वो लीड करें। आपने यहाँ पे लिबरल फोर्सेस जो है पाकिस्तान के अंदर, जो लिबरल फोर्सेस है जो बहुत कम रह गई थी और स्क्वीज होकर रह गई थी, आपने उनका भी गला घोंटने की तैयारी कर ली है। सो प्लीज यहाँ पे थोड़ी सी तो राना साहब आपकी राय में ये बहुत अरसा इकट्ठे शायद साथ नहीं चल सकेंगे, अपने अपने मफादात देखेंगे। शिराज साहब, क्या ये मिड टर्म के लिए कोई तैयारी है, या ये बुनियादी तौर पर एक तहरीक है जिसका आज आगाज़ हो रहा है और ये असल तैयारी 2023 की है, और ये बुनियादी तौर पर जो बिल्कुल अपने आप को एलिमिनेट होता देख रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़, इस वजह से ये आज इकट्ठी हुई हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये ज़ाहिर है अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन 23 में लड़ रहे होंगे और अपने अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। किस तरह से देखते हैं आप इसे? मेरे ख्याल में जो आप आखिरी बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक वजन है कि बुनियादी इस वक्त जो मसला है वो सियासी जमातों को लगता है कि उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है और उनके लिए उतनी स्पेस बाकी नहीं रही जितनी कि होनी चाहिए। और यही जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, यही बुनियादी वजह है जिन्होंने इस जमातों को इकट्ठा करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। ये वो जमातें हैं जो 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद मौलाना साहब की बड़ी भरपूर कोशिश थी कि इस्तीफ़े दे देने चाहिए, पार्लियामान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हल्फ नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये तैयार नहीं थी। रादर इन जमातों ने इमरान खान साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि करप्शन के नाम पे उनको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा रहा है और शायद पाकिस्तान के अंदर वन पार्टी रूल की कोई एक कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि अब ये सारी जमातें मिल के सफारा हो गई हैं। लेकिन अगर ये कोशिश सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, अगर ये कोशिश जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के लिए है, और अगर ये सिस्टम को एड्रेस करने के लिए है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इन जमातों को इकट्ठा रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बुनियादी तौर पे हर जमात ने अपने लिए एक स्पेस लेनी है, तो फिर यही होगा जिस तरह राना साहब भी कह रहे हैं कि आगे चल के जहाँ लगेगा कि किसी जमात का बयानिया ज़्यादा मकबूल हो रहा है और दूसरी जमात कहीं सेकंड थर्ड लाइन में कहीं फॉल कर रही है, तो फिर वहाँ से इख्तलाफात की कहानी शुरू होगी और फिर इत्तेहाद की वो सूरत बाकी नहीं रहेगी जो इस वक्त रहेगी। और रह के मामला ये कि कंडक्ट देखा जाए तो अगर देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब वो नाअहल हुए थे और जीटी रोड से जब वो लाहौर पहुंचे थे, तो उनका बयानिया ये था कि वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी, दायरे अपने तमाम इदारे अपनी हदूद में रह के काम करें। वो नजरियाती हो चुके हैं, आवाम के साथ खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि वो शख्स यहाँ से बाहर चला गया, अब लंदन से बैठ के वो सियासत कर रहा है जिस तरह किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन साहब किया करते थे। तो खुद सियासतदानों को भी देखना चाहिए कि जो वो बात कर रहे हैं क्या वो उस बात पे खड़े होते भी हैं कि नहीं होते, या फिर कुछ दिनों बाद कोई कैसी कहानी हमें शेख रशीद साहब की ज़बानी मिलेगी सुनने को कि कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से जाके मुलाकातें की हैं और फिर वहाँ जाके कुछ मामला तय हुए हैं और उसके बाद कोई किसी का साथ छोड़ के चला गया है। तो अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर तो मेरा ख्याल में सियासतदान इसी तरह फिर मैनेज भी होते रहेंगे और कभी भी इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी ना कायम होगी और ना ही इदारे अपनी हदूद में रह के काम करेंगे। तो ये इन सियासतदानों के लिए अगर इस पे अपनी राय फरमा दें कि ये जो हुकूमत ने इस दफ़ा फ्री हैंड दिया है, पहले बात राना साहब जब कर रहे थे वो तकारीर भी चल गई, अब ये भी कि जी आप करें, ये कहाँ से ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे है? ये तो इस हुकूमत का ये मौक़िफ़ ही नहीं रहा, वो इस तरह तो करते ही नहीं थे। ये कौन कह रहा है या किस तरह ये कर रहे हैं शिराज साहब? मेरा ख्याल में एक ऐसी हुकूमत को जो पिछले 2 सालों में बिल्कुल ही नाकाम हुकूमत साबित हुई है, बुनियादी तौर पर अगर वो ये ऑप्शन भी नहीं लेती तो फिर क्या करें। लोग तो पहले बहुत तंग है और इस वक्त देखा जाए तो अपोजिशन का बयानिया कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को देखते हुए शायद हुकूमत ने यही समझा कि जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर को नशर करने की अब बात हुई तो उस वक्त पहले फैसला ये किया गया कि शायद नहीं होनी चाहिए, बाद में फैसला हुआ कि हो जानी चाहिए। और अब भी लगता ये है कि उन्होंने देखा है कि बयानिया तो बड़ा मकबूल है, लिहाजा बेहतर है कि इनको आने दिया जाए। और साथ में मैं समझता हूँ कि जब वो खुद 2014 में कंटेनर पे खड़े थे
तो ब्लैकबेरी मैसेजेस के थ्रू उनको इजाजतनामे मिलते रहे हैं। तो अगर उनके लिए इस तरह की सहूलतें थी तो उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने आप को बहुत बड़े जमहूरी समझते हैं। बिल्कुल जमहूरियत पॉइंट कहते हैं घर किसी को एहतजाज का हक हासिल है। अलीना का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अलीना, आप कैसे देखती हैं? एक तरफ तो जो एक फ्रस्ट्रेशन अवाम के अंदर बिल्टअप हो चुकी हुई है हालात को देखते हुए, वो किस हद तक फेवरेबल होगी इस वक्त, चाहे वो महंगाई या दीगर मामलात हों, वो किस हद तक फेवरेबल होगी कि एक आम आदमी जो शायद और कोई रीज़न नहीं है उसके पास लेकिन अपने हालात से तंग भी इनके जलसों में शामिल होगा और नारे लगाएगा, ये कैसे देखती हैं आप? अरसलान, इमरान खान साहब की जमात का एक नारा था कि जी अवाम को रिलीफ मिलेगा। ये इलेक्शंस जीतने से पहले से ये बात की जा रही थी तब्दीली आएगी, अवाम को रिलीफ देंगे। जब यही नारा कोई दूसरा लगाएगा और इस वक्त के हालात सबके सामने हैं, जो महंगाई का इस वक्त आलम है, और महंगाई भी जिसके लिए इमरान खान साहब कहते थे सिर्फ एक वजह होती है महंगाई अगर आपके मुल्क में है तो ये तब होती है जब करप्शन होती है, तो या करप्शन होती है या फिर नालायकी होती है। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपनी ही गवर्नेंस के इश्यूज से है जो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आपने सही कहा, एक जो गरीब आदमी है उसके लिए एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल है, ना कि 2.5 साल का अरसा। एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है। वो इस वक्त तंग है, उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है उसका पेट। अगर यही रिलीफ देने का नारा जो है आज का ऑपोजिशन लगाएगी वो उसके साथ चल पड़ेगा, यही नारा बेचा जाएगा, आज गरीब उसके साथ चल पड़ेगा। इमरान खान साहब की हुकूमत को इस वक्त ऑपोजिशन से खतरा नहीं है जितना इस वक्त अवाम में जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे उस चीज से खतरा है। आपने इनको इजाजत देंगे आप जलसे करने की, ये तमाम चीजें हैं। ऑपोजिशन के अब तक के नारे और अब तक के एजेंडा में अरसलान मेरा नहीं ख्याल है कि वो अवामी इश्यूज को इस तरह से एक सर फेहरिस्त रख रहे थे। उनके लिए क्या था जो अभी आप बात कर रहे हैं शिराजी साहब भी कि जी वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी, हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे। कैसे दे देंगे? आगे अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस हैं, ये चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजोरिटी हासिल करे? कभी भी नहीं। ये सारे इनके नारे खोखले हैं। एज लॉन्ग एज कि अगर ये पिक करते हैं अवाम के बुनियादी इश्यूज, अवाम उनके साथ खड़ी होगी, अवाम बाहर निकलेगी, नेचुरली बाहर निकलेगी। अवाम इस वक्त तक है। हम जो भी ओवरऑल महंगाई से बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के पास इस वक्त जितना आप इनकी आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे, आप इनकी जलसे की अगर फॉर इंस्टेंस के आप इसके अगेंस्ट जाके कोई डिसीजंस लेते, आप इनको इजाजत नहीं देते, तो ये तो चीज ये इनकी मूवमेंट जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी। क्या इन्होंने गुज़िश्ता साल मौलाना साहब अपनी बटालियन को लेके बाहर आए थे, कितने दिन तक वो जो है वो सस्टेन कर सके, वो भी सबके सामने है। एक बार फिर निकल रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ ये है अरसलान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस अभी भी क्लियर नहीं नजर आता, अनक्लियर है उनकी पोजीशन। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक हफ्ता कबल जो उन्होंने एक कार्ड, एक स्पैनर फेंका था, वो जो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मुझे एतमाद नहीं, आई डोंट ट्रस्ट हिम, वो एक स्पैनर फेंका गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर डूबियस उनकी मूवमेंट नजर आ रही है कि वो होल हार्टेडली इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपने आप को एकदम से जरा अलर्ट कर लें और एकदम से इस पे ये तमाम तासुर को जो है वो दूर भगाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अभी भी स्टांस क्लियर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त क्लियर कट है कि हेड ऑन कोलिजन की तरफ जाना चाह रही है। जो उनकी कायद की जानिब से जो बयानात सामने नजर आ रहे हैं, जो स्पीचेस वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उससे बिल्कुल लगता है कि ये बैकफुट पे जाने या ये विड्रॉ करने वाले पोजीशन में इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल सही अलीना, पॉइंट टेकन। कभी नेचुरली यही चीज नजर आ रही है, मौलाना साहब भी आगे इसमें पेश नजर आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त अवाम को वो डिलीवर करें जो वादे अवाम से किए गए हैं। 2.5 साल में अवाम को बड़े ख्वाब दिखाए गए, इनके मैनिफेस्टो उठा के देखिए, बड़े राइटली सेड अलीना, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। इस वक्त पहली मरतबा एक हलचल जो है वो होने जा रही है सियासी मंजरनामे पे, जो अब तक शायद उस तरह से नहीं रही क्योंकि अपोजिशन उस तरह से टफ टाइम नहीं दे रही थी, लेकिन अब कुछ तब्दील होगा, हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा और किस तरह से इससे नबरदाज़मा होंगे और फिर जो दीगर चैलेंजेस हैं ये देखना होगा और ये यकीनन मुश्किल होगा। उम्मीद करते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।